हरे कृष्णा, जय हिंद। तो हम लोग आईसी इंजन कर रहे थे और उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उससे क्वेश्चन आंसर्स थे, तो आज भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स किया जाएगा और हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी आवाज़ आ ही रही होगी, ऐसा तो कोई बात है नहीं कि आवाज़ नहीं आ रही होगी। मैंने माइक वगैरह लगाया है। मैं सेटअप देख लूँ। चलिए, मेरा काम लैक हो गया है, मतलब इसको पीछे रख दिया जाए। ओके, तो शुरू करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दीजिए आप लोग। ठीक है, बाकी हम देखते हैं। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बढ़िया इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अनोखा है। इसमें हम लोग एक दो फार्मूला भी देख लेंगे। डुअल का ज़बरदस्ती लिखेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है, तब भी लिखेंगे प्रैक्टिस के लिए। और दूसरी बात ये है कि उसको याद करना ही पड़ेगा और कोई टेक्निक नहीं है, याद किए बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो हम लोग याद करेंगे, मतलब रटना पड़ेगा तो रटेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग को एग्ज़ाम में पास होना, अच्छे नंबर से निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है, इन ए स्टैंडर्ड डुअल एयर साइकिल, बोल रहा है इन ए स्टैंडर्ड डुअल एयर साइकिल। तो हमें सबसे पहले समझ में आ जाता है ये स्टैंडर्ड डुअल साइकिल की बात हो रही है, डुअल कंबशन साइकिल। तो डुअल कंबशन साइकिल, ठीक है। दूसरी चीज़ है फॉर ए इन ए स्टैंडर्ड डुअल एयर साइकिल फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एंड ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो। तो मतलब कि Q fixed heat supplied QS and fixed compression ratio, ये दो चीज़ दिया हुआ है, फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो। ओके ओके, दो चीज़ है। द मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर पे क्या होगा? तो मीन इफेक्टिव प्रेशर पे क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला, ये चीज़ है। तो इसमें दिया गया है शैल, पहला ऑप्शन है शैल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आरपी। तो आरपी जो यहाँ पे लिखा है उसका मतलब है प्रेशर रेशियो ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग। तो यहाँ पे जो आरपी दिया हुआ है, आरपी का मतलब है, आरपी है क्या है? प्रेशर रेशियो ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग। तो प्रेशर रेशियो ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग, ठीक है। दूसरा क्या है? आरसी, कांस्टेंट प्रेशर कट ऑफ रेशियो। आरसी है कांस्टेंट प्रेशर कट ऑफ रेशियो। ये दो चीज़ दिया हुआ है। बोल रहा है कि आरपी बढ़ेगा तो बढ़ेगा मीन इफेक्टिव प्रेशर, और आरसी घटेगा तब बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि आरपी बढ़ेगा तब बढ़ेगा, और नहीं, आरपी घटेगा तो बढ़ेगा, आरसी घटेगा तो बढ़ेगा, ऐसे कर करके दिया हुआ है। तो वो सब हम लोग ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे। तो पहली बात है कि हम लोग डुअल की बात कर रहे हैं। तो डुअल का हम लोगों ने ऑटो का मीन इफेक्टिव प्रेशर, डीजल का मीन इफेक्टिव प्रेशर का हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग डुअल का देखेंगे। तो हम लोगों ने मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला नहीं लिखा था, डायरेक्ट एफिशिएंसी के फार्मूला से हमारा काम हो गया था हम लोग, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे डुअल की एफिशिएंसी। पहला तो है कि डुअल की जो एफिशिएंसी है वो, तो सबसे पहला तो ऑटो वाला लिख दिए 1-1/R⁴ गामा-1। ठीक है, ये तो पहला सब में लिखना ही लिखना है, कॉमन है। उसके बाद है ये बीटा ρ⁴ गामा-1 अपॉन क्या है? β-1 प्लस बीटा गामा ρ-1। ठीक है, ये चीज़ है डुअल की एफिशिएंसी। ओके, और हम लोग तो एफिशिएंसी से ही निकाल लिए थे मीन इफेक्टिव प्रेशर, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ेगी तो मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंक्लूड किया इस बात को। तो इसका फॉर्मूला हम लोग फिर भी लिख लेते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर का। तो इसका देख के लिखना पड़ेगा किसी भी तरह से, क्योंकि किसी का याद ही नहीं रहता है किसी को भी।
तो ये है P1 R टू द पावर गामा, P1 R टू द पावर गामा ब्रैकेट में बीटा इंटू रो माइनस 1 प्लस बीटा माइनस 1 माइनस R टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू बीटा रो टू द पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन क्या है, गामा माइनस 1 इंटू आर माइनस 1, गामा माइनस 1 इंटू आर माइनस 1, ये चीज़ है। ठीक है, तो इतना छोटा सा फॉर्मूला है और ये भी छोटा सा फॉर्मूला है, मतलब बड़ा फॉर्मूला है, तो थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है। तो आपको तो ये तो कंपलसरी है, याद करना ही पड़ेगा। इस तीनों का आप छोड़ दीजिए, मतलब ऑटो का, डुअल का, डीजल का, मेन इफेक्टिव प्रेशर वाला छोड़ भी दीजिए तो आपका काम हो सकता है, लेकिन एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो याद करना होगा। इसमें दो हम लोगों ने याद कर लिया, तीसरा इसको याद करना है, तो बार बार लिखने से होगा। इसमें क्वेश्चन ही ऐसा नहीं दिया है कि इसमें हो, लेकिन हम लोग जब गेट ईएस के क्वेश्चन सॉल्व पेपर्स वगैरह लगाएंगे तो उसके अनुसार हम लोग करेंगे, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी आप ज्वाइन कीजिएगा उसमें मिलेगा, तो उससे आपको याद हो जाएगा, सॉल्व करने के दौरान, सॉल्व करने के टाइम में आपको याद हो जाएगा। तो अब हम लोग का बात कर रहा है आरपी और आरसी। तो इस फॉर्मूला में कहीं आपको ना आरपी दिख रहा है ना आरसी दिख रहा है, लेकिन उन्होंने बस बदल दिया है। क्या है एक्चुअली, होता क्या है कि इसमें जो आर है, वेयर इन फॉर्मूला इन दिस फॉर्मूला आर इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो। यहाँ आर है ना, यहाँ आर है, ये है कंप्रेशन रेशियो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है रो, जो हम लोग जानते हैं ये है कट ऑफ रेशियो, और तीसरा क्या है आपका बीटा, ये होता है प्रेशर रेशियो। ठीक है, प्रेशर रेशियो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और या फिर इसको एक्सप्लोजन रेशियो भी कहते हैं, प्रेशर रेशियो और एक्सप्लोजन रेशियो, एक्सप्लोजन रेशियो। ठीक है, तो फिर अब हम लोग मिला के देखेंगे कि आरपी और आरसी को क्या क्या नाम, किसका नाम बदल दिया गया। कंप्रेशन रेशियो, तो ये कट ऑफ रेशियो सीधे सीधे लिखा, कांस्टेंट प्रेशर कट ऑफ रेशियो। तो ये इसका मतलब ये क्या चीज़ है आपका, ये है हमारा रो का नाम कर दिया है आरसी, और प्रेशर रेशियो यानी बीटा, तो ये बीटा को कर दिया आरपी। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम यही है कि इस इक्वेशन को देख के आप जल्दी नहीं बता सकते हैं कि अगर बीटा को बढ़ाया जाएगा तो, मान लीजिए बीटा बढ़ाया जाएगा तो क्या मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ेगा। ये तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो बीटा यहाँ बढ़ाया गया, यहाँ बीटा बढ़ाया गया, यहाँ बीटा बढ़ाया गया, तो यहाँ 2 बीटा प्लस में है, लेकिन इनका वैल्यू क्या है, और यहाँ पे 1 बीटा माइनस में है। तो इसका मतलब है कि हम लोग सोच सकते हैं कि मतलब कि प्लस वाला ज़्यादा है, बीटा बढ़ाएंगे तो हमारा बढ़ेगा, लेकिन यहीं पे तो प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो इसका आंसर दिया है उसमें सीधे सीधे बोल रहा है कि बीटा बढ़ेगा तो मेन इफेक्टिव प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, आरपी बढ़ेगा यानी बीटा, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब मैंने आपको बताया, इतना लिखा है कि आप लोग को कोई कॉन्सेप्ट, मतलब कोई कमी ना छूटे कि कुछ ऐसा छूट गया जिसके कारण हम लोग इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसमें सीधे सीधे लिखा है कि अगर बीटा बढ़ेगा तो मीन इफेक्टिव प्रेशर कम होगा। अब इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, इसका आंसर ये सब आपके सामने लिख दिया गया है, सब कुछ है, लेकिन एनालाइज करने में आप क्या करेंगे, या कोई भी क्या करेगा कि ये देखेगा यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, दोनों प्लस में है, और माइनस में 1 बीटा है, तो इसका मतलब है कि नेट बढ़ेगा बीटा बढ़ाने पे। लेकिन जस्ट अपोजिट हो रहा है, बीटा बढ़ाएंगे तो मीन इफेक्टिव प्रेशर कम होगा, है ना। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात कि अगर रो को बढ़ाएंगे तो मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ेगा, तो रो बढ़ाएंगे तो मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ेगा, जबकि यहाँ पे रो टू द पावर गामा है और यहाँ रो है केवल। तो इसीलिए ये सब मैंने आपके सामने लिख दिया है कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात है, और ना आप इफ़िशियंसी को जल्दी डिटरमाइन कर पाएंगे कि बीटा बढ़ेगा तो होगा। लेकिन हम लोग अपने पिछले नॉलेज से जो हम लोग ने पढ़ा है उससे समझ सकते हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर और एफिशिएंसी एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ घटते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ेगा तो वर्क डन बढ़ेगा, और मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम।
तो इससे हमें क्या होगा कि दोनों बढ़ेगा। तो अगर हम लोग लिखेंगे केवल वही जो आंसर में दिया हुआ है। तो ये वाला जो हमें मिटा देता हूँ, उसके जगह पे हम लोग इसका जो एनालिसिस है या इसका जो आंसर है वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जो देख के लग रहा है उसका जस्ट अपोजिट आ रहा है, इसीलिए पूरा लिखा भी गया। और ये दोनों प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, इसमें ये आपको याद करना ही करना है किसी भी तरह से। क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन मैंने देख लिया, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन फिर भी याद करना है, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे आ जाए। तो बीटा बढ़ेगा तो मीन इफेक्टिव प्रेशर कम होगा, और मीन इफेक्टिव प्रेशर कम हो रहा है तो इसका मतलब एफिशिएंसी भी कम होती है, ठीक है। ये दिया नहीं, हम लोग लिख ले रहे हैं, हम लोग अपने पिछले नॉलेज से जानते हैं। रो बढ़ेगा तो मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ेगा, और मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, या एफिशिएंसी बढ़ेगी तो मीन इफेक्टिव प्रेशर भी बढ़ेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सिंस efficiency is equal to work upon heat supplied, work output upon heat input एक हो गया। और दूसरा कि मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू नेटवर्क या वर्क आउटपुट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो दोनों ही केस में वर्क आउटपुट के तो ये है, तो इसका हम लोग समझ सकते हैं, या तो दोनों बढ़ेगा या तो दोनों घटेगा। हम लोग पिछले एनालिसिस को देख चुके हैं अपने, तो ये चीज़ हो गया आपके सामने टोटल, ये बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले इसे सफाई कर दी जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑटो की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है। तो आप विश्वास कीजिए, मैंने एग्ज़ाम बहुत सारे दिए हैं, तो उसमें एग्ज़ाम में पूछ भी दिया था कि डीजल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, डीजल साइकिल का एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है। सिंपल, मतलब डायरेक्टली यही पूछ दिया था। अब सोचिए कि जिसको आता होगा छोड़ दिया होगा, तो उसको तो सोचेगा कि यार छोटा सा था, हम लोग कर सकते थे, और जिन्होंने किया होगा उसको तो आता ही होगा, ऐसी कोई बात है नहीं कि वो उसका नहीं आएगा। तो इसमें पूछ दिया है कि ऑटो की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो ये क्वेश्चन भी आपका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये आपको आगे समझ में आएगा, आगे चैप्टर्स में इसकी पढ़ाई होगी। तो अभी जितना आंसर है मैं केवल आपको आंसर बता दूंगा, आप भी इतना समझ लीजिए, ठीक है। ये सब आगे मिलेगा, इसमें पहले ही दे दिया। तो क्वेश्चन है मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑन डिक्रीजिंग लोड फ्रॉम फुल लोड टू क्वार्टर लोड विल बी। बात हो रही है मैकेनिकल एफिशिएंसी की। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगा इफ़ इज इक्वल टू वाट, इफ़ लोड जो है ये फुल से क्वार्टर पे आ रहा है, फुल लोड से टू क्वार्टर लोड। तो क्या होगा मैकेनिकल एफिशिएंसी, इसका क्या वो होगा। तो इसका सिंपल आंसर, इसको भी याद कर लीजिए कि घटेगा। कैसे घटेगा, क्यों घटेगा, आगे चैप्टर्स में हम लोग इस पर डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि आगे भी मिलेगा, विल डिक्रीज, ठीक है। अगर लोड को आप कम कर देंगे तो आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा। तो अभी इतना जान लीजिए, आगे सब मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑटो साइकिल। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके रिगार्डिंग में आया हुआ है। तो बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑटो साइकिल। पहली बात है कि ऑटो साइकिल की बात है, और उसमें पूछ रहा है कि इसमें से ट्रू कौन सा है, मतलब सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला कि इट इज़ नॉट ए रिवर्सिबल साइकिल। बोल रहा है कि ऑटो साइकिल का पहला है कि नॉट ए रिवर्सिबल साइकिल, नॉट ए रिवर्सिबल साइकिल। दूसरा, its efficiency can be improved by using a working fluid of higher value of ratio of specific heats। मतलब कि ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है, ऑटो की एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड इफ CV is increased, calorific value of fuel is increased, CV of fuel is increased, ये बोल रहा है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है,
द प्रैक्टिकल वे ऑफ इंक्रीजिंग इट्स एफिशिएंसी इज टू इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो। बोल रहा है कि द प्रैक्टिकल वे ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी इज टू इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो। मतलब कि अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो बढ़ जाएगा। ये प्रैक्टिकल वे है। चौथा क्या बोल रहा है कि कार्बोरेटेड गैसोलीन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल कैन वर्क विथ कंप्रेशन रेशियोज मोर देन 12। मतलब कि गैसोलीन इंजन, कार्बोरेटेड गैसोलीन इंजन्स का प्रेशर रेशियो कैन बी ग्रेटर देन 12। ये 4 चीज़ है। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो 3 का ऑप्शन दिया है, 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4 और 1 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दे दिया। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। ऑटो साइकिल इज़ नॉट ए रिवर्सिबल साइकिल। कोई भी देखते ही बता देगा कि ये गलत है। कैसे? क्योंकि ऑटो साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। हम लोग जानते हैं चारों प्रोसेस, और चारों के चारों प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं। एक भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता तो रिवर्सिबल साइकिल नहीं होता, लेकिन चारों के चारों रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिवर्सिबल साइकिल है। इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये सीधे सीधे गलत है। अब हम लोग देखेंगे कि बात क्या हो रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ ऑटो विल इंक्रीज इफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल विल इंक्रीज। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले विचार आएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑटो की एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख देते हैं, और गलत नहीं है, ऐसा ही करना चाहिए। ये टेक्निक है। ऑटो की एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं 1 - 1/R⁻⁻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 ⁻
कि अगर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बढ़ जाएगा तो हमारी ऑटो की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ये बोल रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ तो कैलोरीफिक वैल्यू का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल है उसमें हम लोग पेट्रोल डाल के, हवा डाल के, कुछ भी डाल के चला दिया, कुछ भी मत डालिए तो एफिशिएंसी सेम देगा। तो हम लोग सीधे सीधे कर देंगे कि ये गलत है, जो कि नहीं करना है, यही गलती करेंगे, ये सही है। ठीक है, पहली बात है कि इतना जान लीजिए कि 3 का ऑप्शन दिया है, 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 ऐसे करके दिया है। तो हम लोग जान जाएंगे कि एक ही को छांटना है और बाकी तीनों सही है। तो आप समझ ही गए होंगे इतने देर में। लेकिन ऐसा है, प्रैक्टिकल बात में देख लीजिए कि ऑटो की एफिशिएंसी बढ़ेगी अगर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसको सही लेके चलेंगे। इन केसेस अगर होगा कि अगर एयर स्टैंडर्ड के फॉर्मूला का डिस्कशन कर दे, लिख दे स्पेसिफिकली, तो आप सीधे सीधे इसको काट देंगे। ठीक, और बाकी दोनों सही है तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन हम लोग इस पर आएंगे कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो बढ़ेगा। हम लोग कई बार देख चुके हैं कि ये कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा नीचे वाला तो ये टोटल टर्म बढ़ेगा, ये टोटल टर्म बढ़ेगा तो ये टोटल टर्म घटेगा, ये टोटल टर्म नेगेटिव है तो ये टोटल टर्म बढ़ जाएगा। तो ये हमारा सही। अगला गया है लास्ट, मतलब इसका लास्ट, कि गैसोलीन इंजन जो होता है, कार्बोरेटेड गैसोलीन इंजन जो होता है वर्किंग ऑटो साइकिल, उसका एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो उससे अधिक जा सकता है, 12 से भी अधिक जा सकता है। तो ये एक प्रैक्टिकल बात है, इसको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन समझ के याद कर लीजिए, ये सही है। ठीक है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन समझ के आपको याद कर लेना, इसमें लॉजिक नहीं चलेगा, ये सही है। मैंने लाइट उसको ऑफ करके रखा था कि ग्लेज ना करे, लेकिन अब चलाना पड़ा क्योंकि लाइट कट गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगले चैप्टर को उठा के इसमें दे दिया, मतलब आने वाले चैप्टर का, नॉट पार्टिकुलरली नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन आने वाले चैप्टर्स को उठा के दे दिया। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अभी कर लीजिए, आगे सब समझ में आ जाएगा और चिंता की कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, जैसे गेट में आता है बिना ऑप्शन वाला, डायरेक्ट वैल्यू रखने वाला वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच रिड्यूसेस द नॉकिंग इन CI इंजन। तो ये नॉकिंग का क्वेश्चन है, तो CI इंजन का नॉकिंग को रिड्यूस करना है। तो टू रिड्यूस नॉकिंग इन CI इंजन्स। ठीक है, अब इसका हम लोग देखेंगे
क्या क्या दिया गया है। 4 पॉइंट है, 3 इसका ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4 और 1 2 3 4 ऐसे करके चारों भी दिया हुआ है एक जगह। तो बोल रहा है लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड है। ठीक है, सेकंड क्या है, हाई कंप्रेशन रेशियो एंड इनलेट टेम्परेचर। तो हाई कंप्रेशन रेशियो एंड इनलेट टेम्परेचर। ठीक है, थर्ड क्या है, शॉर्ट डिले पीरियड, शॉर्ट डिले पीरियड। और अगला क्या है, लार्ज सिलेंडर साइज, लार्ज सिलेंडर साइज। ठीक है, तो ये एकदम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग इसको नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसका डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को मिला तो हम लोग कर देते हैं। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूँ, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, चारों सही है। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, समझने पे याद होता है, रटने से याद नहीं होता। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट है, कुछ न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चन है, हम लोग उस पर आते हैं। और उसके आगे 5 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने हो पाते हैं। न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन नहीं होगा तो अगले लेक्चर में जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे तो उसके पहले 2-3 क्वेश्चन जितने बचाओगे कर लेंगे। बोल रहा है एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल हैज़ ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 14, हाँ, एंड कट ऑफ टेक्स प्लेस एज 6% ऑफ द स्ट्रोक, द कट ऑफ रेशियो इज। बोल रहा है कि एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल, पहली बात तो है कि ये डीजल का बात हो रहा है, डीजल साइकिल, एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल हैज़ ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 14 and cutoff takes place as at 6% of the stroke, तो cutoff is equal to 6% of stroke। तो इसका डिस्कशन हो चुका है, तो हम लोग इसका डायग्राम वगैरह अभी नहीं बनाएंगे, हम लोग सीधे सीधे इस पर सॉल्यूशन करेंगे। तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला हमें पता है, डीजल का क्या होता है, 1 - 1 अपॉन r टू द पावर गामा -1 इंटू रो -1 रो टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा इंटू रो -1, यही होता है फॉर्मूला। और ये जो दिया है, ये क्या चीज़ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको कि V कट ऑफ V3 - V2 इज इक्वल टू 0.06 ऑफ स्ट्रोक ऑफ V2, 0.06 V2 ये दिया। अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या, इस पर इतना हम लोग क्वेश्चन किए, तो एक्सप्लेन करने में हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पिछले देख लीजिए आप लोग। ओके, तो ये चीज़ दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कट ऑफ रेशियो। तो रो वैल्यू निकालना है, रो इज इक्वल टू वाट। तो हम लोग जानते हैं ऑल्सो कि रो इज इक्वल टू V3/V2 और R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका V1/V2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को रो निकालना है इज इक्वल टू V3/V2। तो उस लाइट की आवश्यकता नहीं, इसको बंद कर दी जाए, थक ग्लेज कर रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब डायग्राम बना ही दिया जाए, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, एक्सप्लेन कर ही देना चाहिए। ये हो गया P, ये हो गया V। ठीक है, अब हम लोग इस पे बनाएंगे डीजल साइकिल। 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया V2, ये हो गया V1 इज इक्वल टू V4 और यहाँ पे आपका आ जा रहा है V3। तो जो कट ऑफ दिया हुआ है यानी
3 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.06 ऑफ V1 माइनस V2। ठीक है, V1 माइनस V2 ये, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। हमारा कट ऑफ हेड 6% ऑफ द स्ट्रोक और क्लियरेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू V2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको कर दे रहे हैं V3 बाई V2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ऐसे लिखा जा सकता है इसको 0.06 इंटू V1 बाई V2 माइनस 1। सिंपल लिखा जा सकता है, कुछ है नहीं इसमें। और हमें पता है V3 बाई V2 क्या है, रो है, तो रो माइनस 1 इज इक्वल टू 0.06 इंटू R माइनस 1। हमें रो निकालना है, तो रो इज इक्वल टू 1 प्लस 0.06 इंटू R माइनस 1 इंटू 14 माइनस 1 यानी 13। तो 1 प्लस कितना आ रहा है इसका, कैलकुलेटर कहाँ है, लग रहा है उधर कैलकुलेटर में देख लेता हूँ। तो कैलकुलेटर यहाँ पे है, ठीक है। तो कितना 0.06 इंटू 13 प्लस 1, तो 1.78 आ रहा है। तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 0.78, या टोटल आ रहा है रो इज इक्वल टू 1.78। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि आंसर सही आया है कि सही आया। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बोर एंड स्ट्रोक ऑफ ए वाटर कूल्ड वर्टिकल सिलेंडर 4-stroke diesel engine are 80 mm and 110 mm respectively, and the torque is 23.5 Newton meter. The brake mean effective pressure in bar is। तो the bore and stroke पहले तो देख ले कौन सा इंजन है, वाटर कूल्ड वर्टिकल सिंगल सिलेंडर 4-stroke इंजन। तो सबसे पहला तो सिलेंडर 1 है, तो हम लोग उसको आगे कुछ नहीं लिखेंगे। स्ट्रोक कौन सा है, 4-stroke है। तो 4-stroke है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2। कैसे होगा, याद है आपको, नहीं याद है तो याद कर लिया जाएगा। और बोर कितना है, 80 mm स्ट्रोक है, तो d इज इक्वल टू 80 mm एंड स्ट्रोक इज इक्वल टू 110 mm। इतना चीज़ है। द टॉर्क इज 23.5 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क जो है 23.5 न्यूटन मीटर। ओके, 23.5 न्यूटन मीटर है। ठीक, इतना चीज़ दिया हुआ है। इंडिकेट ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो बोल रहा है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर है और ब्रेक पावर का यूज़ करके निकालेंगे, तो ब्रेक मीन इफेक्टिव पावर है। तो अब हम लोग ब्रेक पावर का फॉर्मूला पहले लिखा जाए। ब्रेक पावर का फॉर्मूला होता है BP इज इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60। 1000 हो जाएगा तो आपका आ जाएगा ये किलोवाट में। ठीक है, और इसके साथ साथ 60 ऐसे रहेगा तो वाट में आएगा। इसके साथ साथ अब हम लोग देखिए हमारे पास क्या है, n तो नहीं है, n हम लोग निकाल भी नहीं सकते, सबसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। निकाल सकते लेकिन उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। एक और होता है मीन इफेक्टिव पावर निकालना है। तो एक हम लोग जानते हैं इंडिकेटेड पावर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, इंडिकेटेड पावर था P मीन PLAN प्लान। ठीक है, प्लान अपॉन 60,000 हो जाएगा यहाँ पे इंटू n, ये वाला n। ठीक है, 4-stroke के लिए 2, 2-stroke के लिए 1 और इंटू k था। और k क्या होता है हमारा, k है नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो k हमारा कितना यहाँ पे दिया हुआ है, k है 1। ठीक, तो हम लोगों ने इंडिकेटेड पावर के लिए पढ़ा था,
तो यहाँ जो हम लोग पी मीन निकालते वो होता आई मैप, यानी इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो हम लोग बस क्या करेंगे कि वहाँ पे डाल देंगे इसको उठा के बी मैप, तो हमारा ये ब्रेक पावर बन जाएगा, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंस दिस, और ये था आई मैप का, तो हम लोग क्या करेंगे ब्रेक पावर का एक और फॉर्मूला निकाल लेंगे, वो हो जाएगा बी मैप, यानी ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू LAN इंटू के अपॉन 60,000 इंटू N। ओके, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है, इसको इक्वेट कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। तो हमारा इधर है 2 पाई NT अपॉन 60,000, और यहाँ हो जाएगा बी मैप जो निकालना है इंटू L इंटू A इंटू N इंटू K अपॉन 60,000 इंटू N, ठीक है। तो 60,000 से 60,000 कटेगा, हम लोग ब्लैक से काटते थोड़ा सुंदर लगेगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है। और क्या कैंसिल होगा, N से N कट जाएगा, और क्या होगा, और कुछ कटेगा, ये तो 1 ही है K का वैल्यू, तो उसको हम लोग रहने देते हैं ऐसे। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, इससे ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर का वो फॉर्मूला बन जाएगा, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू N अपॉन L इंटू A इंटू K, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस पर काम करते हैं। तो हम लोग के पास क्या क्या अवेलेबल है, 2 पाई इंटू N की वैल्यू क्या है, 2 है फॉर 4 स्ट्रोक, डिवाइडेड बाई L कितना है, 110 मिलीमीटर है, तो 110 मिलीमीटर है। तो हम लोग क्या मिलीमीटर में रखेंगे कि मीटर में चेंज करेंगे हम लोग, तो देखा जाए एक बार क्या करना है, इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर में। तो ये हो जाएगा आपका इंटू 10⁻³ L इंटू एरिया, और एरिया क्या हो जाएगा π/4 इंटू L²D, तो L² कितना हो जाएगा, इंटू L² हो जाएगा तो एक क्यूब हो जाएगा, यहाँ का स्क्वायर यहाँ का L, इसका L² इसका L मिल के L³ हो जाएगा, इंटू D डायमीटर हमारा कितना दिया हुआ है, 80 mm है, तो 80 इंटू 10⁻³ और इंटू K का वैल्यू है 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकाला जाए, देखते हैं क्या आता है, वैसे तो वही आएगा। ये क्या हो रहा है, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई भी कट जाएगा, और नीचे वाला पहले देखा जाए, 110 E-3 इंटू 80 E-3, ठीक है, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 चौके 16, 16 डिवाइडेड बाई आंसर। तो ये हमारा आ जाएगा ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर 150,262.96। अब ये क्या आ रहा है हमारा 150 आ रहा है, और इनका क्या आ रहा है 23.5, कुछ तो छूटा है, टॉर्क छूट गया हम लोगों का, T छूट गया है टॉर्क। तो हम लोग क्या करेंगे, T कहाँ रहेगा, इंटू T यहाँ हो जाएगा इंटू 23.5, ठीक है, इंटू 23.5, तो 16 इंटू d²L पाई d²L LAN π/4 d², एक ये रहेगा स्क्वायर रहेगा, ठीक है, L एरिया होता है πd² π/4 d², तो ये हो जाएगा L रहेगा, इसका कोई स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बाकी ले देके सही आएगा। तो करके देखा जाए, 2 4 16, 16 इंटू 23.5 डिवाइडेड बाई 110 E-3 इंटू
80e-3 हाँ आ गया। तो ये आ जाएगा हमारा 5353,409,90.9091 ये आ रहा है हमारा। तो ये क्या आ रहा है, पास्कल में आ रहा है। ओके, अब क्या करेंगे कि हम लोग इसको इधर इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.34 बार। ठीक है, ये हो गया। और अब अगले क्वेश्चन पे आ जा। अगला क्वेश्चन है, ए गैसोलीन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल कंज्यूम्स 12 लीटर्स ऑफ गैसोलीन पर आवर। मतलब 1 घंटे में 12 लीटर गैसोलीन वो कंज्यूम कर जाता है। तो ऑटो पे काम कर रहा है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भाई, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ऑटो साइकिल पे है। तो ऑटो साइकिल पे काम कर रहा है, 12 लीटर पर आवर में वो कंज्यूम कर जाता है और 50 किलोवाट पावर डेवलप करता है। ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसोलीन इज 0.75, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज 44,000 किलोजूल पर किलोग्राम, द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इन परसेंटेज ऑफ द इंजन इज। तो बोल रहा है एक गैसोलीन इंजन इज वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल। पहली बात है कि ये ऑटो साइकिल पे काम कर रहा है, गैसोलीन इंजन है। ठीक है, कंज्यूम्स 12 लीटर्स ऑफ गैसोलीन पर आवर। तो इसका हम लोग मास लिख देंगे, 12 लीटर्स ऑफ मास ऑफ फ्यूल रेट है 12 लीटर्स ऑफ, तो लीटर है तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्यूल। बाद में हम लोग मास में चेंज करेंगे जैसी आवश्यकता होगी। 12 लीटर्स पर आवर, लीटर इज अ वॉल्यूम। और क्या है, डेवलप्स 50 किलोवाट पावर। अब हमें पता नहीं है क्या है, पावर है, ब्रेक पावर है, इंडिकेटेड पावर हमें नहीं पता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालने की बात है। तो ये जो हम लोग को मिला है वो इंडिकेटेड पावर है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसोलीन इज 0.75। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसोलीन, तो SG ऑफ गैसोलीन हो जाएगा 0.75, यानी कि इसका मतलब है कि रो क्या हो जाएगा इसका 0.75 इंटू 10⁻³ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी निकल गया हमारा। और कैलोरीफिक वैल्यू इज़ 44,000 किलोजूल पर किलोग्राम। तो कैलोरीफिक वैल्यू कितना दिया है, 44,000 किलोजूल पर किलोग्राम, ये हो गया। अब क्या है, द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इन परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इन परसेंटेज क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इंडिकेटेड पावर अपॉन मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, यही होता है। तो हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू, इंडिकेटेड पावर, मास ऑफ फ्यूल निकालना है, बस यही प्रॉब्लम है। और ऑल्सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्यूल दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिससे हम लोग डेंसिटी निकाल लिया है। तो हमें पता है कि सिंस रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम लोग को मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। तो हम लोगों ने रो तो पहले ही निकाल लिया हुआ है, तो बस इसका हम लोग यूज़ कर देंगे तो मास ऑफ फ्यूल हमारा सीधे सीधे निकल जाएगा। तो पहले हम लोग मास ऑफ फ्यूल निकाल ले रहे हैं। ये कितना हमारा है, रो है यानी 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 12 लीटर्स है, तो यानी 12 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब पर आवर है, तो यानी 3600। एक सेकेंड का क्या हो जाएगा, 1 घंटे में इतना है तो एक उसका 3600 हो जाएगा, 1/3600। तो ये 1/3600 हो गया, 3600 हो गई, हम लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका एक टेक्निक है कि आप समझिए कि 1 सेकंड में तो कभी भी कम ही लेगा, 1 घंटे में ज़्यादा फ्यूल खा रहा है तो 1 सेकंड में तो कम ही होगा, तो ये 3600 नीचे आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा रेट ऑफ मास ऑफ फ्यूल निकल जाएगा। तो वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, मीटर क्यूब होगा, ये पक्का ये मीटर क्यूब है। हम लोग थोड़ी से उसमें लिख दिए हैं, ये मीटर क्यूब होगा, तभी तो कटेगा इससे। तो ओके, 12 इंटू 10⁻³ 1 सेंटीमीटर, 1 मिनट रुक जाइए, 250, ठीक है। तो
750 इंटू 12e-3 इंटू 750 इंटू 12e-3 डिवाइडेड बाई 3600। वहाँ 40 मिनट पूरा हो गया। और ये आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁻3। तो मास ऑफ फ्यूल का फ्लो रेट क्या आ रहा है? 2.5 इंटू 10⁻⁻3 -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सॉरी किलोग्राम पर सेकेंड आ रहा है। ओके, अब हम लोग उसमें पुट कर देंगे तो एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी? इंडिकेटेड पावर कितना है? 50 किलोवाट है, 50 किलोवाट, और डिवाइडेड बाई आपका मास ऑफ फ्यूल है 2.5 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻3 कर देंगे, जहाँ हम लोग को सही लगे उसके अनुसार करेंगे, इंटू CV कितना है? 10⁻3 नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे। ये भी किलो जूल है, ये किलोग्राम पर सेकेंड है, ठीक है। 50 किलोवाट है और ये 44,000 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा आंसर, हरे कृष्णा, तो 45.45% आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर हमारा, 45.45% एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी है। तो 2 क्वेश्चन बच गया है। तो अब 2 क्वेश्चन अगले लेक्चर में होगा, जिसमें हम लोग शायद वो भी शुरू कर दें, नया शुरू करें, नहीं तो अभी कोई इसको ख़त्म करेगा तुरंत ख़त्म कर देता हूँ। एक लेक्चर बढ़ ही जाएगा तो क्या हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन का। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, आप लोग लाइक कमेंट शेयर वगैरह कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा, जय हिंद, थैंक यू।